आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर डिस्कस करना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ना सीखा और हमें ना पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो ये ना ही सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 1 में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि चैप्टर नंबर 2 में भी हमें अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम इसको यहीं पर सीख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं कि जी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती है हमने आगे भी सीखा हुआ है कि लेट से मैं कहता हूँ bx + c = 0, जिसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक इक्वेशन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इक्वेशन क्या होता है। जिसमें भी इज इक्वल टू का साइन आ गया वो एक सिंपल इक्वेशन है। वो इक्वेशन लेट से मैं कहता हूँ y की फॉर्म में भी हो सकती है, y + 2 = 8। अब इसमें क्या आ गया, दरमियान में इज इक्वल टू का साइन, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, एक इक्वेशन। अब इक्वेशन की कई टाइप्स होती हैं। लेट से जी लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है और बाई क्वाड्रेटिक होती है। हमने इस चैप्टर में या इस क्लास में ज़्यादातर फोकस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के। तो अब देखते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमें समझ आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर स्केयर हो। फिर सुनते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर स्केयर हो। अब वो वेरिएबल x भी हो सकता है और वो वेरिएबल y भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं, ax² + bx + c। इसमें आपके सामने एक चीज़ क्या आ रही है, स्केयर। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का स्केयर मौजूद हो लेकिन ना इससे ज़्यादा पावर मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लेट से मैं कहता हूँ जी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ax³। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रही, हालांकि इसमें स्केयर मौजूद है, लेकिन चूंकि इसमें स्केयर से एक ऊपर पावर आ गई है, तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मज़ीद क्या क्या है टर्म्स आती हैं, उसको हम देखते हैं जी। बस इतना ध्यान में रखें, जिस इक्वेशन में x स्केयर आ जाए और उससे पावर बड़ी ना हो, ये दो कंडीशन है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि x हो, हम x को रिमूव भी कर सकते हैं, वो भी केस डिस्कस करते हैं। तो ax² + c = 0, ये इसमें देखें, आपने ये देखना है x का स्केयर आ रहा है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या करते हैं जी कि अब देखते हैं जी, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये MCQs भी आते हैं कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो उसको अपने जहन में रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो इनमें फर्स्ट वन कौन सा आता है जी, आपके पास आ जाएगा जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा जी। कंप्लीटिंग स्केयर, इसमें हम क्या करते हैं, स्केयर को कंप्लीट करते हैं। और थर्ड वन इज दी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं होता, तो फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक MCQs आता है जो कि काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वो क्या है जी, MCQs। लेट से मैं लिखता हूँ जी ax² + bx + c = 0। ठीक है, इन दिस इक्वेशन इफ a = 0 कर दें, तो फिर इक्वेशन कौन सी रह जाएगी, लीनियर क्वाड्रेटिक। थर्ड वन, चलें कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, क्यूबिक। और फोर्थ वन क्या हो जाएगा जी, नन ऑफ दीज।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या उसने कहा जी a इज इक्वल टू हो गया 0। जब a इज इक्वल टू 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, अंडरस्टूड है ये क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्यूबिक भी कहाँ से होना है। तो फिर हमारे पास देखें x की पावर कितनी रह जाएगी 1, तो वो क्या हो जाएगी लीनियर। जी हाँ, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नहीं सीख ली है कि जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई किस्म की बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। अब मैं आप बनाता हूँ जी, आपसे कोई कहे जी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव एग्जांपल, तो गौर करें ज़रा। 5y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको कतन किसी किस्म की बुक से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप कि y आना है या x ही आना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन में आपकी मैक्सिमम पावर अगर 2 आ गई है तो वो क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर उससे ऊपर पावर आ रही है तो हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, फिर हम वो देख लेंगे क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसके 3 मेथड हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखनी है वो क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी फॉर्म है, 2, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन से रिलेट करता है। 2 फॉर्म कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं जनरल फॉर्म स्लैश स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर डी आ जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या आ रही है, प्योर फॉर्म। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत आसान सा फ़र्क है। लेट से मैं लिखता हूँ जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखें एक्स वेरिएबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, जनरल फॉर्म। अब इसको गौर करें। अब अगर मैं इसमें से x वाला कोएफिशिएंट रिमूव कर देता हूँ या x वेरिएबल ही रिमूव कर देता हूँ, कुछ इस तरह लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक प्योर फॉर्म है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। तो यहाँ तक हमने ये 2 चीज़ें डिसाइड कर ली कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी हो, वो तो अंडरस्टूड होना है, और x भी हो तो, और c भी हो, और इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली 0 ही रखते हैं, जनरल फॉर्म में हम नॉर्मली 0 ही रखते हैं। तो अगर ये जनरल फॉर्म तब बनेगी जब एक्स स्क्वायर हो और एक्स और प्लस सी हो इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, जनरल फॉर्म। और प्योर फॉर्म में क्या होगा कि हमारे पास एक्स वाला एलिमेंट ही नहीं होगा, हम उसको रिमूव कर देंगे। ये किस में, प्योर फॉर्म में। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपको कहा गया है कि जी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये किस में है, जनरल फॉर्म में। मुझे कैसे पता लगा, इसमें क्या मौजूद है, x। अब मैं इसमें से x रिमूव कर देता हूँ, तो ये किस फॉर्म में आ गया जी, आपके पास प्योर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया जनरल फॉर्म में। तो यूँ हम इस तरह हम अपने क्वेश्चन बिल्डअप करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं कि जी किस तरह से हमें मालूम होगा कि प्योर फॉर्म है, किस तरह से हमें मालूम होगा कि वो जनरल फॉर्म है। तो आई होप सो कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चले 100% नहीं 50% तो समझ आई होगी। बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद अच्छी तरह से हम सीखेंगे। तो करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि हमें मज़ीद ये सोचना ना पड़े कि भी जनरल फॉर्म क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्योर फॉर्म क्या है। हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करें। और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आसान वाला क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 7 और x माइनस 7, सॉरी x प्लस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अच्छा, अब उसने लिखा हुआ जी वाज़ेह तौर पर राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जी इसमें तो एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो उसने कैसे कह दिया जी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको प्योर फॉर्म में लाएं या जनरल फॉर्म में लाएं। आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, बिल्कुल मानने वाली बात है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। असल में क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, इन अदर वर्ड सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तब आपने बताना है कि ये जनरल फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहले क्या देखें, दो ब्रैकेट्स लगी, ब्रैकेट्स के दरम्यान कोई साइन, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ, ये क्या हो जाएगी x का, चलो मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर देता हूँ, x डॉट x प्लस x डॉट, या इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा लेते हैं, इजी, x और x प्लस x और -3, फिर 7 को इसके साथ और फिर 7 को इसके साथ, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस, सॉरी प्लस ही फिलहाल यूज़ करेंगे, -3 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर मैं गलती कर रहा था कि इज इक्वल टू शुरू में लगा रहा था। याद रखना है कि जब भी आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है इज इक्वल टू सिर्फ दरमियान में आएगा, शुरू में नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ गलत कंसीडर होगी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 7x और -21 इज इक्वल टू -7। आपने कहा जी अब थोड़ी बहुत तो क्वाड्रेटिक लग रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, अब इसको हमने ये भी x की कुछ ना कुछ फॉर्म आ जाएगी और ये -7 है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो x वाली टर्म्स हैं उन आप याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर वाली में से हमेशा एक्स स्क्वायर वाली ने ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है, और x वाली में से हमेशा x वाले ने ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है, और कांस्टेंट टर्म में से हमेशा कांस्टेंट ने ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। थोड़ा सा एक रिव्यू मैं आपको करवा दूं, शायद मैं आपको ये नहीं बता सका कि इसमें कांस्टेंट क्या है और दूसरे क्या है। ये तो आपको पता है, ये एक्स स्क्वायर है, ये है x वाली टर्म, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। मैं इधर x क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि वेरिएबल तो y भी हो सकता है ना, इस चीज़ को भी सोचें। तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे जी, x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस प्लस 4x -21, ये यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -14 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने ये देखना है कि ये जनरल फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा कहूँगा कि आप इस फॉर्म को दोबारा लिखें ताकि इसको कंपेयर कर सकें कि क्या ये है या नहीं। अच्छा देखें जी, क्वाड्रेटिक तो है, अंडरस्टूड है, ये बात पक्की है। अब मैंने बताया था जनरल फॉर्म कब होगी, जब x उसके अंदर शामिल होगा। अब देखिए इसके अंदर x आ रहा है, तो ये क्या है, हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। अब थोड़ा सा हम अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना चाहते हैं कि हमें समझ भी आई कि नहीं आई। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया। अब 14 के साथ गौर करें, कोई वेरिएबल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये -14 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आई होप सो कि आपको ये पता चला होगा कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जी कि उसको जनरल फॉर्म में है कि प्योर फॉर्म में है। तो अब हम एक करते हैं जी सेकंड वन थर्ड, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा करके देखते हैं जी कि वो कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से जो इस तरह के होते हैं ना फ्रैक्शन में, डिफ़िकल्ट ज़रूर लगते हैं, लेकिन जब आपने इनकी बेसिक सीख ली ना तब आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इस तरह क्वेश्चन करवा देता हूँ जो बाकी क्वेश्चन से रिलेट होते हैं। तो इनको जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। पढ़ते हैं जी क्या लिखा हुआ है, x + 4 / x - 2 - x - 2 / x + 4 = 0।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जी काश इसमें फ्रैक्शन ना होता तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको माइनस करते ऐड करते इज इक्वल टू 0 ले आते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल भी क्वेश्चन को बनाना होता है। तो अब हम इसको समझने से पहले थोड़ा सा अपना एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैं लिखता हूँ ये 3/2 माइनस 5/8। इसको मैं कैसे सॉल्व करता था, मैं क्या करता था, इन दोनों का एलसीएम ले लेता था। ठीक है, मैं कैसे एलसीएम लेता था, मैं लिखता था 8 2, एक ही नंबर पर दोनों को डिवाइड करता हूँ, 4 1 2 2, ये 1 नहीं रहेगा और 2 1 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, 8 ही आ गया ना, 2 की 2 4 4 2 8, यहाँ पर आ गया 8। तो अब मैं क्या करता था, 4 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 8 पे, कितना आया 4। उस 4 को मैं ऊपर वाले 3 के साथ क्या कर देता था, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, माइनस 8 को 8 पे किया तो 5, तो क्या हो गया 7/8। मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता, हमने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है, बल्कि 9th में बड़े कॉन्सेप्ट थे इसके। तो ये तो हो गया जी 7/8। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या करेंगे, x का तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो इसमें एलसीएम कैसे लेंगे। पहली बात एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर कुछ नहीं दिया नीचे तो 1 है। अब इस केस में एलसीएम हम कैसे निकालते थे, अगर आपको मेरे चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर याद है तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम इस तरह वेरिएबल की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसका एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होता है कि हमने देखना कि अगर ये एक जैसे हैं उनको एक दफ़ा लिख लिया, और अगर सेम नहीं है तो सबको एज अ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो हम सबको क्या ले लेंगे, एज अ एलसीएम। अब देखें इसका एलसीएम क्या बन रहा है, x - 2 x और इसके नीचे 1 है। हम क्या करेंगे, इन सब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मल्टीप्लाई बाय x + 4/x - 2। मैंने ये एलसीएम जो बना मेरा x - 2x, मैंने क्या किया, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस है, मैं माइनस लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है मैं छोटा करके डाल देता हूँ ताकि x के साथ कंफ्यूज ना हो। अब इसको इसके साथ बना देते हैं जी, x - 2 × x × 1 मल्टीप्लाई बाय x - 2/x प्लस, फिर इसी एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 2 × x × 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखें कि अगर इधर भी कोई टर्म होती तो मैंने वहाँ से भी एलसीएम लेने की कोशिश करनी थी, उसको वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना था। चूँकि यहाँ पर 0 है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मल्टीप्लाई करके बाद में 0 लाने की। इतनी समझ तो अब होगी आपको कि 0 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0 जी। तो यहाँ पर x - 2 के साथ कट गया। अभी हम बजाय इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का हम देखते हैं हमें बच क्या रहा है। x को 1 के साथ किया x, और ये क्या रहेगा जी, x + 4। अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ सकती है। x को x के साथ कटा, माइनस x - 2 × x - 2 प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, 1 का कोई रोल नहीं होता, तो x - 2 × x × 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसको इसके साथ फिर इसके साथ x का स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर दरमियान में माइनस है, चूँकि जब बाहर माइनस आ जाए उसने अंदर वाले साइन चेंज कर देने, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर - 2x और माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आपने इसी तरह कंसीडर करना, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 फिर 5। अब हम इसमें क्या करते थे, जी हमें तो मुश्किल लग रहा है तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 × 5, तो कितना हो गया 60। अगर कोई समझता है कि जी मैं तीनों का एट अ टाइम कर सकता हूँ विदाउट एनी मिस्टेक, तो फिर तो गुड एंड वेल है। लेकिन अगर आपने हमें टाइम बचाने के चक्कर में गलत कर दिया तो उस टाइम बचाने का फ़ायदा कोई भी नहीं। तो पहले इसको इसके साथ कर लेते हैं। ये क्या हो गया मेरे पास, 4x = 0।
जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें फोर एक्स का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को ओपन यानी ब्रैकेट जब ओपन करें इस माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस और जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस। अब आपने बग़ैर किसी कंफ्यूज हुए एक काम करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, एक्स वाली को अलग और कांस्टेंट को अलग। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, आप लाइट पेंसिल से टिक आउट करना चाहें तो कर लें, या जो कट रहा है उसको काट दें। चले इकट्ठा लिखते हैं पहले, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर। टिक लगाने से मुझे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी मैंने कौन सी टर्म लिखी है और कौन सी नहीं। प्लस 4x प्लस 4x और माइनस 8x। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या रहेगा जी, कांस्टेंट -4 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो मेक श्योर कि हमने सब टिक कर लिए। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर वाले ने एक्स स्क्वायर के साथ डील करना है, एक्स वाले ने एक्स के साथ और कांस्टेंट ने कांस्टेंट के साथ। इसी तरह अगर आप कहेंगे सर क्यूब आ जाए तो क्यूब ने भी सिर्फ क्यूब के साथ ही डील करना होता है। तो क्या करेंगे जी, ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास बचत होगी जी 4x स्क्वायर। ये 4 और प्लस 4 8 और माइनस ये कट गए, -4 इज इक्वल टू 0। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो एज इट कोई हर्ज नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये प्योर है कि जनरल फॉर्म है। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ये प्योर फॉर्म में है। क्यों प्योर फॉर्म में है? अभी भी अगर कोई बच्चा सोच रहा है अभी क्यों प्योर फॉर्म में, तो उसके लिए फिर बताता हूँ, क्योंकि इसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं है। अंडरस्टूड है कि x स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक है, तो x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये क्या है मेरे पास प्योर फॉर्म है। याद रखें, प्योर फॉर्म हो जनरल फॉर्म हो, होना उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, उसने कोई और चीज़ नहीं बन जाना। समझ लें प्योर फॉर्म की दो आगे टाइप्स बन रही, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे दो टाइप्स बन रही, एक जनरल और एक प्योर फॉर्म। तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सिर्फ ओवरव्यू कर लेते हैं, सॉल्व आपने खुद ही करना है। उनमें मसला सिर्फ आपको क्या होता है जी, वो लेने का, इन अदर वर्ड्स एलसीएम, तो वो मैं आपको लेके दिखाता हूँ, बाकी सॉल्व आपने खुद ही करना है। ठीक है जी। तो इसको करते हैं जी कुछ यूँ, 6 वाला क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्या बन रहा है 6 वाला क्वेश्चन, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है जी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ एलसीएम कैसे लेते हैं। x+2 देखें ये एक अलग चीज़ है, x+3 एक अलग चीज़ है और 12 एक अलग चीज़ है। आपने ये नहीं समझना कि इज इक्वल टू का इधर अलग एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू के इधर अलग एलसीएम लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इसके एलसीएम क्या बन रहा है, x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय x+1 ओवर x+2, दरमियान में प्लस। उसी तरह मैंने कोई नई कहानी नहीं की, x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय x+2 ओवर x+3। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका लेना देना है, आपने इसका एलसीएम लिया है, तो आप इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। तो ये आपका एलसीएम, अब जो करता उसको काट दिएगा। आई होप सो कि आपको बच्चों समझ आई होगी। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आई, उसकी समझ नहीं आई, हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उसको डे बाय डे डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से ना किया तो ना ही आपका चैप्टर नंबर 1 आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, बल्कि चैप्टर नंबर 2 भी आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में भी जब आप पढ़ेंगे ना कि जी लीनियर इक्वेशंस क्या और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं,
तब भी आपको ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करेगा वो चैप्टर। तो बेहतर है कि हम वहाँ पर जाकर दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखें, यहाँ पर हम अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीख लें। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। अस्सलाम वालेकुम।